चलो, so can we revise? Can we revise? So this is chapter number 5 in front of you. What is the name of chapter number 5? Fraud and responsibilities of the auditor in this regard. Okay, बताएंगे what is the essay dealing with the fraud? essay 420, essay 240. ठीक है, तो essay 240 हमको बताता है the meaning of the fraud. What is the meaning of fraud? It is the intentional act by whom? TCWG, management, employees or even by third party. क्या किस चीज का? To decept, okay, and to obtain the unjust or illegal advantage. Okay, उसके बाद what are the types of fraud? So there are basically two types of the fraud. Third and fourth are another subparts. So there are two types of the fraud. One is what? Fraudulent financial reporting and then misappropriation of asset. Then in fraudulent financial reporting we have the manipulation of accounts, misrepresentation of financial statement, misapplication of accounting principles and management override of control. And in misappropriation of the asset, embezzling the receipts, stealing of physical assets, paying for the goods and services not received and using the entities assets for the personal use. हमने देखा ना वो कौन था वो? हाँ, क्या कर रहा था वो? हाँ, गर्लफ्रेंड को लेके क्या घूम रहा था, किसमें घूम रहा था? प्राइवेट जेट में घूम रहा था, बाली लेके गया था उसको, है ना? तो नेक्स्ट वन है मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ दी गुड्स. इसमें भी बहुत सारी बातें हैं. आई थिंक यू हैव रेड इट. एंड लास्ट वन डिफाल्केशन ऑफ कैश. व्हाट डिफाल्केशन? इन्फ्लेटिंग द कैश पेमेंट्स एंड सप्रेसिंग द कैश रिसीट. अगर मैं बात कर रहा हूं सप्रेसिंग द कैश रिसीट, तो हम लोग क्या करेंगे? टीमिंग एंड लैडिंग. मार्क दिस इज इंपॉर्टेंट. यस और नो? टीमिंग एंड लैडिंग. बोलिए टीमिंग एंड लैडिंग. Cash received from one debtor is adjusted towards the next debtor. When the next debtor will pay, we will adjust it to the earlier debtor, and at the year end we will square it off. So that हमने क्या कर लिया? पूरे साल भर में हमने वो पैसा इस्तेमाल कर लिया. उसको बोलते टीमिंग एंड लेडिंग. उसके बाद एडजस्टिंग अनऑथोराइज और फिक्टिशियस रिबेट्स, यानी कि डिस्काउंट की बात कर रहे हैं. राइटिंग ऑफ इट एज अ डेट. जो भी रिसीवेबल है उसको हमने बाइटेड करके राइट ऑफ कर दिया. उसका पैसा तो ले लिया लेकिन वो अकाउंट फॉर नहीं किया. उसके बाद नॉन अकाउंटिंग दी कैश सेल्स, नॉन अकाउंटिंग द कैश रिसीट्स एंड कास्टिंग दी रॉन्ग टोटल. इसको बोलते हैं सप्रेसिंग द कैश रिसीट्स. ये आपको एग्जाम में आ सकता है. अगर इंपॉर्टेंट वाली बात करूंगा तो ये फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और ये सप्रेसिंग द कैश रिसीट में टीमिंग एंड लेडिंग, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वन है रीजंस फॉर फ्रॉड. व्हाट इज द रीजन फॉर फ्रॉड? पहला, इंसेंटिव मिलते हैं. मैनेजमेंट का प्रेशर हो सकता है. इंसेंटिव का कुछ नहीं है लेकिन मैनेजमेंट का प्रेशर है कि हमको फ्रॉड करवाए. नेक्स्टली अपॉर्चुनिटी टू कमिट द फ्रॉड एंड अनएथिकल पीपल. वो तो फ्रॉड करेंगे ही. ठीक है, नेक्स्ट वन अगेन इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस चैप्टर इज रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड. तो देखना है फ्रॉड 1 करोड़ से कम है या 1 करोड़ से ज्यादा है. अगर 1 करोड़ से कम है तो हम लोग क्या करेंगे? 2 दिन के अंदर रिपोर्ट करेंगे. किसको? बोर्ड या फिर ऑडिट कमेटी को. क्या रिपोर्ट करेंगे? व्हाट इज द नेचर ऑफ रिपोर्टिंग? नेचर ऑफ फ्रॉड, अमाउंट इन्वॉल्व इन द फ्रॉड एंड पार्टीज इन्वॉल्व. अगर फ्रॉड 1 करोड़ या फिर उससे ज्यादा है, सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला है, 1 करोड़ या फिर उससे ज्यादा है, तो अगेन 2 दिन के अंदर जैसे ही फ्रॉड मिला हम किसको रिपोर्ट करेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड ऑडिट कमेटी. अभी बताएंगे ये 2 दिन फ्रॉड मिलने से के बाद है या फिर अपना ऑडिट खत्म होने के बाद 2 दिन है. ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, जब कभी भी फ्रॉड मिला उसके अगले 2 दिन के अंदर हम लोग क्या करेंगे? रिपोर्ट करेंगे. इसको? बोर्ड को और ऑडिट कमेटी को. फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट 45 डेज में क्या करेंगे? वेट करेंगे टू गेट रिप्लाई फ्रॉम द बोर्ड, बिकॉज हमने रिपोर्ट किया है तो वो रिप्लाई भी करेंगे. और फिर उसके अगले 15 दिन के अंदर हम लोग क्या करेंगे? रिपोर्ट करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को. अब यहां पे एक बात देखना जरूरी है कि 45 डेज तक वेट करेंगे. चलो मुझको 1 तारीख को फ्रॉड मिला, कब? तो रिपोर्ट कब तक करना है बोर्ड को? 3 तारीख तक. 2 या 3 तारीख से पहले. अब मेरे पास अगले क्या है बोलो? 45 डेज है टू वेट. लेकिन बात करूंगा 3 तारीख के बाद 10 तारीख को, मान लो ये जनवरी है, ठीक है, ये जनवरी है, तो 3 जनवरी को मैंने क्या कर दिया? रिपोर्ट कर दिया और 10 तारीख को मुझको क्या आया? रिप्लाई आया. तो बताएंगे ये 15 डेज जो कैलकुलेट करूंगा वो 45 डेज के एंड के बाद करूंगा या 10 तारीख की बात करूंगा? क्वेश्चन समझे ना? मैंने क्या पूछा? 1 तारीख को फ्रॉड मिला, 3 तारीख के पहले रिपोर्ट करना था, मैंने 3 तारीख को रिपोर्ट कर दिया. अब मेरे पास कितने दिन है? 45 डेज टू वेट फॉर रिप्लाई. अब
45 डेज लिए नहीं उन्होंने अगले 7 दिन में रिप्लाई कर दिया था। दिस 10th ऑफ जैन में रिप्लाई कर दिया, तो बताएंगे नेक्स्ट जो 15 डेज में रिपोर्ट करना है सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो 10th ऑफ जैन से 15 दिन पकड़ने हैं या फिर 3 तारीख के बाद 45 डेज खत्म होने की राह देखूंगा। जरूरत ही नहीं ना ये वेट करने की। आई वॉज वेटिंग फॉर रिप्लाई एंड आई गॉट द रिप्लाई, so why to wait to end the 45 days? So I will report it after what 10th of Jan. So 10th of Jan से 15 days, तो अराउंड ये आपके हो जाएंगे कुछ तो 4th of Feb, yes or no? So up to 4th of Feb I will reply to what? I will report to central government. अगेन क्या क्या रिपोर्ट करूंगा, सेम जो मैंने बोर्ड को किया था, नेचर ऑफ फ्रॉड, अमाउंट इन्वॉल्व, अप्रोक्सीमेट, वाई बिकॉज फिक्स अमाउंट नहीं हो सकता है, फ्रॉड का अमाउंट बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, पार्टीज इन्वॉल्व, एंड सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात, अगर उन्होंने रिप्लाई दिया है तो रिप्लाई है तो इफ एनी लिखा हुआ है, तो बोर्ड से जो रिप्लाई आया है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट को मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, एंड इफ नो रिप्लाई देन आई विल स्टेट द फैक्ट दैट नो रिप्लाई इज रिसीव्ड। नाउ यहां पे मुझको 45 डेज तक वेट करना पड़ेगा, अगर रिप्लाई नहीं आएगा तो यस और नो। अरे क्लियर है, समझे? यस। नेक्स्ट वन, फ्रॉड की, ये आपको क्लियर है? और ये सेक्शन नंबर बताएंगे इसका क्या है? सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 12 एंड रूल 13 ऑफ ऑडिट एंड ऑडिटर्स रूल 2014। अब जो रूल 13 एक किसी और का भी था, अकाउंट्स रूल 13 ऑफ अकाउंट्स, यस और नो, वो किसका था? इंटरनल ऑडिट का था, यस और नो। ये भी रूल 13 है, वो भी रूल 13 है, तो वो रूल 13 किसका था? कंपनीज अकाउंट्स रूल 2014 इंटरनल ऑडिट, और ये रूल 13 किसका है? ऑडिट एंड ऑडिटर्स रूल 2014 का है, रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड। क्लियर है? ओके, तो सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 प्लस रूल 13 ऑफ कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर्स रूल, वो क्या था? सेक्शन 138 एंड रूल 13 ऑफ अकाउंट्स रूल इंटरनल ऑडिट। क्लियर है? यस। नेक्स्ट वन, नाउ रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड हमने देखा, किसको रिपोर्ट करेंगे हम लोग? सेक्रेटरी ऑफ एमसीए। अब ये रिपोर्टिंग जो होता है ना, वो होता है फॉर्म नंबर एडीटी 4। एडीटी 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 याद है ना आपको? फॉर्म नंबर उसके चैप्टर के नाम के हिसाब से होता है। सो ऑडिट एंड ऑडिटर्स का चैप्टर है तो उसका फॉर्म नंबर एडीटी से आएगा, चार्जेस का फॉर्म सीएचजी से आएगा, तो ये एडीटी 4 फॉर्म है, याद रखना, एमसीक्यू में आ सकता है। तो फॉर्म नंबर एडीटी 4 है, किसका बोलो? रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड। तो जो ऑडिटर रिपोर्ट कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो फॉर्म नंबर एडीटी 4 है। तो रिपोर्ट करेंगे किसको? सेक्रेटरी ऑफ एमसीए। किस पे करेंगे? ऑन लेटर हेड। उसमें क्या क्या होना चाहिए? पोस्टल एड्रेस होना चाहिए, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। कैसे भेजेंगे? रजिस्टर पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू या फिर स्पीड पोस्ट। It should be stamped and signed by CA with mobile number and it should be followed by email. email ID नहीं, email बस। तो कि हमने क्या कर लिया, आपको ऐसा ऐसा फ्रॉड का रिपोर्ट कर दिया है, इसका एक ईमेल भी हम उनको जरूर भेजेंगे। ठीक है जी? ओके। साथ साथ बोर्ड ऑफ रेटर्स के रिपोर्ट में भी डिस्क्लोजर देना जरूरी है। सेक्शन नंबर 134 अगर आपको याद है, व्हाट इज 134? इज अ बोर्ड रिपोर्ट। सो बोर्ड रिपोर्ट में भी इस फ्रॉड के रिपोर्टिंग का रिपोर्ट बोर्ड ने देना जरूरी है। ऑडिटर ने बोर्ड को बोला, बोर्ड अपने रिपोर्ट में लिख करके स्टेक होल्डर के सामने, शेयर होल्डर के सामने रख देंगे। उसमें क्या क्या लिखेंगे? अगेन नेचर ऑफ फ्रॉड, अमाउंट इन्वॉल्व, अप्रोक्सीमेट, पार्टीज इन्वॉल्व एंड रेमेडियल एक्शंस टेकन और नॉट। ये एडिशनल है बोर्ड रिपोर्ट में, समझ रहे हो? एग्जाम में सवाल आ सकता है, व्हाट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द बोर्ड विद रिस्पेक्ट टू रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड, तो वहां पे ऑडिटर का लिख के मत आ जाना, नहीं तो लिखेंगे रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड, चलो चलो लिखते हैं, 1 करोड़ से कम में, अरे 1 करोड़ से उसका संबंध नहीं आता है। यहाँ पे बोर्ड की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। सो बोर्ड के रिपोर्ट में हमको लिखना है कि ऑडिटर ने ऐसा ऐसा फ्रॉड ढूंढ के दिया था हमको, तो उसमें क्या क्या लिखेंगे? नेचर ऑफ फ्रॉड, अमाउंट इन्वॉल्व अप्रोक्सीमेटली, पार्टीज इन्वॉल्व, और हमने क्या रेमेडियल एक्शंस लिए हैं या नहीं लिए हैं। लिए है तो भी लिखेंगे, नहीं लिया है तो भी लिखेंगे, बिकॉज शेयर होल्डर हैज अ राइट टू नो कि बोर्ड ने इसके बारे में क्या किया है, बिकॉज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव बीन अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर्स, दे आर द रिप्रेजेंटेटिव इन द कंपनी ऑफ व्हाट? द शेयर होल्डर्स। ऑल द प्रोविजंस एप्लीकेबल टू कॉस्ट अकाउंटेंट एंड कंपनी सेक्रेटरी ऑल्सो। मतलब ये जो फ्रॉड की रिपोर्टिंग की बात किया ना, ये बस सीए के ऊपर लागू नहीं है, ये सीएस और सीडीएम है, इनके ऊपर भी लागू है। समझे नहीं समझे? मतलब सीएस को कुछ फ्रॉड मिला, सेम प्रोविजन एप्लीकेबल। सीडब्ल्यू है, जैसे सीए में कोई फ्रॉड ढूंढ के निकाला, उसके लिए भी सेम प्रोविजंस एप्लीकेबल। क्लियर छे? ओके। एंड लास्ट वन, फ्रॉड मिला और ऑडिटर को अगर लगता है कि मैं इस असाइनमेंट में कंटिन्यू नहीं कर सकता, तो वो क्या करेगा? रिपोर्ट करेगा किसको? जिसने उसको अपॉइंट किया गया है या फिर रेगुलेटरी अथॉरिटीज को।
जो भी उसके लॉज एंड रेगुलेशंस, जैसे कि एमसीए है यहाँ पे कंपनीज एक्ट में, तो उसको रिपोर्ट करेगा। क्लियर है, समझे? नेक्स्ट वन, कंसिडर, अगर विड्रॉल पॉसिबल है तो वो कंसिडर करेगा, और अगर विड्रॉल हो गया तो डिस्कस करेगा किसके साथ, मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूसी के साथ, द रीजन व्हाई ही इज विलिंग टू विड्रॉ एंड रिपोर्ट इट टू अपॉइंटिंग अथॉरिटी। अपॉइंटिंग अथॉरिटी समझ रहे हो ना? फर्स्ट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं, सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट शेयर होल्डर्स करते हैं इन एनुअल जनरल मीटिंग। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो रिपोर्टिंग अथॉरिटी, अपॉइंटिंग अथॉरिटी अलग अलग है। अगर फर्स्ट ऑडिटर ने फ्रॉड ढूंढा है तो रिपोर्टिंग अथॉरिटी कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और अगर सेकंड एंड सब्सिक्वेंट ऑडिटर ने फ्रॉड ढूंढा है तो शेयर होल्डर्स। तो रिपोर्टिंग अथॉरिटी यहाँ पे ये बोला है, क्या बोला है कि अगर वो क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है अपनी असाइनमेंट को, अपने ऑडिटर के पद से अगर वो अपने आप को रिजाइन करवा रहा है, देन ही हैज टू रिपोर्ट टू किसने उसको अपॉइंट किया उसको। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझे? ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट वाली बात है, ये आपको हो सकता है कि एग्जाम में पूछा जाए। यहाँ पे खत्म हो गया चैप्टर नंबर 5, व्हाट इज दिस फ्रॉड। क्लियर छे? एनी डाउट सो फार? आएंगे चैप्टर नंबर 6। व्हाट इज चैप्टर नंबर 6? Audit in an automated environment. What is the automated environment? Meaning of the automated environment? It is the processes, operation, accounting and decisions using the computer system. जो भी हो रहा है सिस्टम के जरिए हो रहा है, कंप्यूटर सिस्टम के जरिए हो रहा है। What are the features of automated business environment? अरे कंप्यूटर के जो भी बेनिफिट्स है लिख दो, फास्टर ऑपरेशन, accuracy of data processing, processes large volume, integration, better security, less human errors and latest information. कंप्यूटर से जो भी आपको बेनिफिट आ रहे हैं सब यहाँ पे झाड़ दो। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। रेलेवेंस, व्हाई, हाउ द आईटी इज रेलेवेंट इन एन ऑडिट। याद रखेंगे ऑटोमेटिक, इसका कीवर्ड याद करने के लिए मैंने रखा हुआ है ऑटोमेटिक। तो सारे ऑटोमेटिक कंप्यूटेशन एंड कैलकुलेशन, ऑटोमेटिक अकाउंटिंग एंट्रीज, ऑटोमेटिक बिजनेस पॉलिसीज एंड प्रोसीजर एंड ऑटोमेटिक रिपोर्ट्स। सो ये सारी ऑटोमेटिक हो रही है क्या? सारे प्रोसेसेस ऑटोमेटेड हो रहे हैं, इसलिए आईटी ऑडिट के लिए भी रिलेवेंट है। बिकॉज ऑडिटर को कोई रिपोर्ट चाहिए तो आईटी के जरिए लेना पड़ेगा ना, बिकॉज मैनुअल तो है ही नहीं। सारे प्रोसेसेस क्या हो रहे हैं बोलो? ऑटोमेटेड हो रहे हैं, तो ऑडिटर को आईटी लेके ही ऑडिट करना पड़ेगा। सो व्हाई आईटी इज रेलेवेंट टू ऑडिट? बिकॉज सारे ऑटोमेटिक हो रहे हैं। याद रखो क्या बोला मैंने, व्हाई आईटी इज रेलेवेंट टू ऑडिट? बिकॉज सारे ऑटोमेटेड, क्या क्या ऑटोमेटेड हो रहा है? पहला, सारे कंप्यूटेशन, क्या डेप्रिसिएशन कोई कैलकुलेट नहीं कर रहा है रे, डेप्रिसिएशन ऑटोमेटिक हो रहा है। तो ऑडिटर को कंप्यूटर में जाके देखना पड़ेगा कि डेप्रिसिएशन कैसे है। डायरेक्टर को पूछना, डायरेक्टर वो डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट किया? मैंने नहीं किया, सिस्टम ने किया, तो वी हैव टू गो टू द सिस्टम। ठीक है, अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे हो रही है? अरे डीमार्ट में ऐसा स्कैन किया, अकाउंटिंग एंट्री हो रही है। किसने अकाउंटिंग एंट्री किया? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, वो सारा ऑटोमेटिक किया। तो व्हाई द आईटी इज रेलेवेंट फॉर ऑडिट? बिकॉज सारा क्या हो रहा है? ऑटोमेटिक हो रहा है। कैसे हो रहा है? सारा ऑटोमेटिक। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट वन, ना सिचुएशन इन विच द आईटी इज रेलेवेंट, दोनों में फर्क क्या है? पहले सेकंड क्वेश्चन में हमने ये देखा था कि व्हाई आईटी, हाउ आईटी इज रेलेवेंट, हाउ, क्यों आईटी की गरज क्यों है? बिकॉज सब ऑटोमेटिक है। और ऐसे कौन से सिचुएशंस है जहां पे आईटी की गरज है, क्यों जरूरत है? बिकॉज इंक्रीज यूज ऑफ सिस्टम, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजैक्शन, हाई वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन, हाईटेक नेचर ऑफ बिजनेस एंड इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट, इसके लिए रिलेवेंट है। अब मेरी बात सुनिए, दोनों में फर्क क्या है? Why IT is relevant to audit? Because सब कुछ ऑटोमेटेड है। और कौन से सिचुएशन में आईटी की गरज है? बिकॉज ये है कि इंक्रीज यूज ऑफ सिस्टम है, हाई वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन, हाईटेक नेचर ऑफ बिजनेस, हाई कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजैक्शन, एंड अगर आपको ऑडिट इफेक्टिव करना है, एफिशिएंट करना है, तो आईटी लेके ऑडिट करो। समझे? नेक्स्ट वन वेरी इंपॉर्टेंट, आईटी पोजेसेस सम रिस्क्स। आईटी से ऑडिट करेंगे तो हमारे पास रिस्क भी, क्या रिस्क है? इनएक्यूरेट प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, unauthorized access to data। अब आईटी की बजाओ रे, डायरेक्ट डेटा चेंजेस, एक्सेसिव एक्सेस, लैक ऑफ एडिक्वेट एसओडी, अनऑथोराइज्ड चेंजेस टू सिस्टम, फेल्स टू मेक चेंजेस एंड लॉस ऑफ डेटा। जो भी आईटी के रिस्क है, जो भी आईटी के बारे में बुरी बुरी बातें बोलना चाहोगे, वो सब उधर डाल दो। क्लियर है? नेक्स्ट वन, इंपैक्ट ऑफ आईटी रिलेटेड रिस्क। तो यहाँ पे 3 लेवल पे है, एक ऑन सब्सटेंटिव ऑडिट, ऑन कंट्रोल्स एंड ऑन रिपोर्टिंग। याद आ रहा है ना आपको सब कुछ? यस। तो ऑन सब्सटेंटिव ऑडिट, कैनॉट रिलाई ऑन डेटा, रिपोर्ट शुड बी टेस्टेड एंड मोर ऑडिट एविडेंस। सेम आपको कंट्रोल्स में भी दिखेगा, कैनॉट रिलाई ऑन ऑटोमेटेड कंट्रोल्स, रिपोर्ट शुड बी टेस्टेड एंड मोर ऑडिट एविडेंसेस। ऑन रिपोर्टिंग पे किसको रिपोर्ट करेंगे? कम्युनिकेशन टू टीसीडब्ल्यूजी एंड मॉडिफाई ऑडिट रिपोर्ट्स। बिकॉज आईटी के रिस्क है तो उसका इंपैक्ट ऑडिट पे क्या हो रहा है? एक तो हम लोग रिलाई नहीं कर सकते,
कंट्रोल्स को चेक करना पड़ेगा और ज्यादा एविडेंस लेने पड़ेंगे, सब्सटेंटिव में भी और कंट्रोल्स में भी। और रिपोर्टिंग में किसको रिपोर्ट करेंगे? आईटी का प्रॉब्लम है, टीसीडब्ल्यूसी को बोलना पड़ेगा, मैनेजमेंट को बोल के फायदा नहीं है, तो टीसीडब्ल्यूसी को बोलेंगे और अपना रिपोर्ट मॉडिफाई करेंगे कि ये ऐसा ऐसा है, गलती होगी, रिपोर्ट मॉडिफाई करना पड़ेगा। एंड लास्ट वन क्या बोलो? डेटा एंड व्हाट इज डेटा एनालिटिक्स? इट इज द प्रोसेसेस, टूल्स एंड टेक्निक्स सच एज अ कैट टूल्स। व्हाट इज कैट टूल्स? कंप्यूटर एडेड ऑडिट टेक्निक्स। कैट मतलब क्या है? कंप्यूटर, जैसे कि हमने स्कार्फ देखा, आईटीएफ देखा, स्नैपशॉट देखा, और क्या देखा? सीआईएस देखा। ये क्या है? टूल्स है, टेक्निक्स है टू डू ऑडिट इन ऑटोमेटेड एनवायरमेंट, टू टैप द वास्ट इलेक्ट्रॉनिक डेटा। आई हैव गिवन द एग्जांपल ऑफ अमेजॉन। अगर अमेजॉन की बात करूंगा तो बताएंगे विदाउट हैविंग आईटी और विदाउट हैविंग अ कैट टूल्स कैन आई कंप्लीट माय ऑडिट ऑफ अमेजॉन? नो ना। कैन आई डू द ऑडिट ऑफ रिलायंस? नो। तो इसीलिए क्या चाहिए मुझको? टू टैप द वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा आई रिक्वायर्ड व्हाट? कैट टूल्स। एंड टू ऑब्टेन द मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। एग्जांपल क्या है इसका? आइडिया, एसीएल है ना, अपने मॉड्यूल में ये एग्जांपल है। तो अगर डेटा एनालिटिक्स का एग्जांपल क्वेश्चन पूछते हैं एग्जामिनेशन में, तो ये आइडिया और एसीएल के एग्जांपल जरूर लिखना, बिकॉज सजेस्टेड आपके मॉड्यूल से ही आता है और आपने वही एग्जांपल लिखे तो लाइफ इसको लगा डाला, लाइफ जिंगा डाला। क्लियर छे? ओके, तो यहाँ पे खत्म हुआ अपना चैप्टर नंबर 6 ऑल्सो। एनी डाउट सो फार? नो। चलो, अगर कुछ दिक्कत है तो बार बार इस वीडियो को देखते रहना। ओके, चलो।